हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट्स करें कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। जो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो हर टेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स, यह बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये टेट एग्ज़ाम सी-टेट एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, एमपी टेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट पर आते हैं। कक्षा कक्ष में वन्य जीवन प्रकरण को पढ़ाते समय, कौन सा प्रकरण पढ़ा रहे हैं? वन्य जीवन पढ़ाते समय एक शिक्षक के लिए डैश सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री होती है। तो क्या होती है फ्रेंड्स? स्लाइड, फिल्म या चित्र या मॉडल। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राइमरी लेवल का शिक्षण है, ठीक है, तो इसमें सहायक जो सामग्री होगी फ्रेंड्स वह होगा हमारा चित्र। ठीक है, चित्रों के द्वारा हम बालकों को वन्य जीवन के बारे में, प्रकरण के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्कूली शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। स्कूली जो शिक्षा होती है उसमें पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, मतलब स्कूल में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पर्यावरण क्यों पढ़ाते हैं, उसका क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो उसका उद्देश्य यह होता है फ्रेंड्स कि पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। तो बालकों में पर्यावरण के बारे में हमें जानकारी देना है और कुशलता विकसित करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव चारों नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि एग्ज़ाम पास में है और समय बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट आंसर पर ही जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आपको किस प्रकार की कक्षा वातावरण पसंद है? तो देखिए फ्रेंड्स, आप टीचर हैं तो आपको किस प्रकार की कक्षा का वातावरण पसंद है? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा डी पर, अति अंतः क्रियाशील एवं स्व अनुशासित कक्षा। तो जो अंतः क्रियाशील होनी चाहिए और स्व अनुशासित कक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे खुद से ही अनुशासित हों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं कि देखिए, कक्षा कक्ष में किसी प्रकरण को पढ़ाते समय आप देखते हैं कि कोई शिक्षार्थी पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है ना। कोई भी शिक्षार्थी, मतलब कक्षा का, क्लास का कोई भी शिक्षार्थी पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह होगा, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। यदि कक्षा में कोई भी बालक रुचि नहीं ले रहा पढ़ने में, तो बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें थोड़ा सा हमें अपना दिमाग लगाना जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। जल प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। तो देखिए क्या प्रश्न पूछता है? क्या शरीर में जल है? क्या पौधे में जल है? क्या फलों में जल है? क्या जमीन के नीचे जल है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, देखिए, क्या बच्चा चिंतन करने लगेगा, सोचने लगेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा चिंतन कौशल। तो टीचर जो है चिंतन कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों में। ठीक है, तो वह पूछते हैं कि क्या शरीर में जल है, पौधे में जल है, तो बच्चा क्या करने लगेगा? सोचने लगेगा कि ये जल है। ठीक है, तो इसमें चिंतन कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। कच्ची सब्जियों को पकाने से पूर्व उनकी पौष्टिकता नष्ट न हो, इसके लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सबसे उपयुक्त तरीका यह है कि कच्ची सब्जी को काटने से पूर्व अच्छी तरह धोएं और फिर पकाएं। तो यह राइट ऑप्शन आपका जाएगा ए पर। पहले कच्ची सब्जियों को धोना है, फिर उसके बाद में पकाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट है। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधों में डैश
के रूप में संचित होता है। तो जो तैयार किया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित रहता है? तो फ्रेंड्स यह पौधों में रहता है ग्लूकोज के रूप में संचित। ठीक है, पौधे में किस रूप में संचित रहता है? ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। इसका राइट ऑप्शन होगा अपना सी पर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये वाला। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे में कौन सी गैस आँखों में म्यूकस झिल्ली सूजन के लिए उपयुक्त मुख्य प्रदूषक का काम करती है? तो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे में कौन सी गैस आँखों में म्यूकस झिल्ली सूजन के लिए उपयुक्त प्रदूषक का काम करती है? तो फ्रेंड्स यह जो करती है वह है हमारा ओजोन। ठीक है, ओजोन जो है हमारी आँखों में म्यूकस या झिल्ली सूजन के लिए प्रदूषक का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो विद्यालय पाठ्यक्रम में जब पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स यह जो होता है वह है पर्यावरणीय शिक्षा में मानव की पर्यावरण जन्य चेतना को जागृत करना और मानवीय आचरण को विकसित करना। ठीक है, तो जो पर्यावरण शिक्षा में मानव की जो पर्यावरण जन्य चेतना है, ठीक है, उसको क्या करना? जागृत करना और मानवीय आचरण को विकसित करना। ठीक है, तो यह होता है पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन नेगेटिव नहीं देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इको मार्क क्या है? देखिए फ्रेंड्स, इको मार्क, तो इको मार्क क्या है? यह जो है पारिस्थितिकी अनुकूली भवनों को मान्यता देने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है। ठीक है, तो इको मार्क क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है। जो पारिस्थितिकी अनुकूल, परिस्थिति के जो अनुकूल भवन बने हैं उनको क्या करने वाला है? मान्यता अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इको मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फ्रेंड्स, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित वाक्य नहीं है। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण से हम पहले देख लेते हैं संबंधित क्या क्या है। ठीक, इस प्रणाली में साधारण कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा ही है कि सूक्ष्म शिक्षण में होता है तो साधारण कक्षा की जटिलता, शिक्षण की जटिलताओं को कम किया जाता है। ठीक, एक समय में एक कौशल के प्रशिक्षण पर ही बल दिया जाता है। ठीक है, अभ्यास की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, और अनावश्यक समय व्यतीत किया जाता है। तो यह जो आंसर हमारा अनावश्यक समय व्यतीत किया जाता है यह रॉन्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो राइट ऑप्शन इसका जो होगा वह डी ही होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण जो होता है ना फ्रेंड्स, वो कम समय के लिए होता है। ठीक है, उसमें एक ही प्रकरण पर ही बात की जाती है, एक ही समस्या पर बात की जाती है ना, और कम समय के लिए रहता है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। लोहे की कील पारे में तैरती है। जो लोहे की कील होती है पारे में तैरती है। ठीक, जबकि पानी में डूब जाती है। क्योंकि पारा पानी से भारी होता है। पारा क्या होता है? पानी से भारी होता है, इसलिए लोहे की कील जो है पारे में डूब जाती है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पर्यावरण शिक्षण के दौरान मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो देखिए, जब हम बालक को पर्यावरण शिक्षण के दौरान जब मानचित्र पढ़ा रहे होते हैं और मानचित्र का कौशल विकसित करना होता है टीचर को, तो उसमें जो है आवश्यक कौशल है कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ठीक है, ये बालक में होनी चाहिए। बालक में विकसित करते हैं क्योंकि उनको स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष को समझने की योग्यता। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स यह होगा ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14।
यदि किसी बालक का शारीरिक विकास रुक गया, ठीक है, यदि कोई बालक है उसका शारीरिक विकास रुक गया, आलसी हो गया, प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है, जुकाम और खांसी बने हुए हैं, उसे गहरी निंद्रा नहीं आती है, तो यह किस रोग के लक्षण है? तो फ्रेंड्स यह कुपोषण के लक्षण है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका जाएगा सी पर। यह किसके लक्षण है? कुपोषण के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस मीथेन, ठीक है, मीथेन क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। के स्रोतों की चर्चा करते समय एक शिक्षक निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो देखिए वो कहते हैं कि धान के खेत, कोयले की खान, पालतू पशु, आर्द्र भूमि। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या निम्न में से सही क्या है कि मीथेन कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, मीथेन धान के खेत में होती है, ठीक है, कोयले की खदान में भी मीथेन गैस पाई जाती है, पालतू पशु होते हैं ना, तो वो जो जुगाली करते हैं, ठीक है, तो उनके जुगाली में और उनके मल मूत्र में मीथेन गैस पाई जाती है, और आर्द्र भूमि में भी मीथेन गैस पाई जाती है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा फ्रेंड्स डी। ठीक है, तो चारों सही हैं। तो इतना याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, कक्ष में एक शिक्षक भारी जल की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए श्याम पट पर एक आलेख बनाते हैं। तो देखिए कक्ष में टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो श्याम पट पर उन्होंने एक आलेख बनाया। इसमें ये देखिए हाइड्रोजन बना दिया, ठीक है, हाइड्रोजन बनाया है, ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम। तो देखिए फ्रेंड, जो ड्यूटेरियम होता है ना, यह भारी जल के उसमें आता है, ठीक है, तो ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके ही भारी जल का निर्माण करते हैं। तो भारी जल की जो अवधारणा होगी, इसमें सबसे अधिक जो है वह पूछा जा रहा है कि भारी जल को सही रूप में प्रदर्शित कौन कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो है डी है, हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि डी जो है ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना है, इसलिए क्या बनता है? राइट ऑप्शन इसका जो होगा वह जाएगा हमारा डी पर। ठीक है, तो भारी जल जो बनेगा वो ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम से मिलकर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। किसी स्थान पर पेट्रोल से लगी आग बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता। देखिए कोई भी स्थान है जहाँ पर पेट्रोल से आग लगी हुई है, ठीक है, तो पानी से जल से बुझाने पर वह नहीं बुझता है। क्यों नहीं बुझता है? क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वह होगा हमारा ए पर जाएगा, क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मूल्यांकन का सर्वोत्तम रूप है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम मूल्यांकन करते हैं बालक का, तो मूल्यांकन का जो सर्वोत्तम रूप है फ्रेंड्स, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, जब हम बालक का मूल्यांकन करते हैं तो हम सतत मतलब लगातार करते हैं, निरंतर मूल्यांकन करते रहते हैं बालक का। ठीक है, तो मूल्यांकन जो होता है फ्रेंड्स वो आंतरिक और बाह्य दो तरीके का मूल्यांकन होता है। तो वह सतत चलता है और व्यापक भी होता है। व्यापक क्यों होता है? क्योंकि हम उसका बालक का आंतरिक मूल्यांकन भी करते हैं और बाह्य मूल्यांकन भी करते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन हमारा होगा डी पर, क्योंकि मूल्यांकन का सर्वोत्तम रूप है सतत और व्यापक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 19। प्रश्न पत्र का सही रूप है। देखिए फ्रेंड, जब प्रश्न पत्र बनाते हैं तो उसका सही रूप क्या होता है? तो देखिए पहले आसान और बाद में कठिन प्रश्न है। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए पर जाएगा, क्योंकि आप लोग याद कीजिए कि अपन लोग पढ़े हैं, तब हमारे जो टीचर थे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते थे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ के बाद में लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और फिर निबंधात्मक प्रश्न, मतलब कठिन होता जाता था सीरीज से, है ना। तो पहले आसान और बाद में कठिन प्रश्न पत्र का सही रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रेंड्स देखिए, कुछ क्वेश्चन आप लोग अपने ऊपर भी लेके देखिएगा कि हाँ ऐसा होता था कि नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि कभी बच्चे बन के भी देखिएगा, टीचर बन के भी, जब टीचर की बात आए तो टीचर बन के देख लीजिएगा, और जब बच्चे की बात आए तो आप बच्चे बन के देख लीजिएगा। ठीक है, अपने ऊपर अप्लाई करके देखिएगा कि बच्चों को क्या मतलब किस टाइप की शिक्षण या किस टाइप की जो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए उस हिसाब से।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा में शिक्षार्थियों और शिक्षकों में पाठ्य विषय वस्तु पर वाद विवाद होने का परिणाम है। देखिए क्या पूछ रहा है कि कक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक, ठीक है, विद्यार्थी और शिक्षक में पाठ्य विषय वस्तु पर वाद विवाद होने का परिणाम होगा। तो होने का परिणाम यह होगा फ्रेंड्स, जब विद्यार्थी और शिक्षक के आपस में वाद विवाद होगा तो पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा रहेगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग है। तो जब हम शिक्षण कराते हैं उसमें पाठ्यक्रम संबंधी जो क्रियाएं कराते हैं बालकों से, उनका प्रयोग क्या है? मतलब कि शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए हम पाठ्य संबंधी क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह होगा हमारा डी। तो देखिए शिक्षण को रोचक बनाने के लिए हम पाठ्य संबंधी क्रियाएं करते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम संबंधी, एक सेकंड, सुग्राह्यता मतलब सरल बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, है ना, बच्चे आसानी से उसको ग्रहण कर सकें। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग करते हैं शिक्षण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ते पढ़ते ही 5 मिनट लग जाते हैं। चलिए देख लेते हैं हम। एक शिक्षिका परिवार प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और पाती है कि अधिकांश शिक्षार्थी एकल परिवार तथा संयुक्त परिवार के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। इसका जो है मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स इसका जो मुख्य कारण यह है कि वह कक्ष में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकें। जो शिक्षिका है वह प्रभावी तरीके से संबंधित जो संकल्पना है उसको व्याख्यायित नहीं कर सकी, इसलिए बालक से एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बीच में अंतर ठीक से समझ में नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यातायात के परिणाम स्वरूप बढ़ते हुए प्रदूषण के पर्यावरण संरक्षण, यातायात के परिणाम स्वरूप, देखिए यातायात है ना, आना जाने के जो साधन है, यातायात के परिणाम स्वरूप बढ़ते हुए प्रदूषण के पर्यावरण संरक्षण हेतु चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से डैश, है ना, यहाँ डैश है खाली स्थान, रिक्त स्थान के माध्यम से अपना सहयोग दे। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह होगा आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें। तो देखिए आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इससे जो है पर्यावरण में प्रदूषण संरक्षण के लिए यह व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पर्यावरण शिक्षा को अनौपचारिक साधनों के माध्यम से भी शिक्षा को प्रभावशाली ढंग से प्रदान किया जा सकता है। इनमें से प्रमुख कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम पर्यावरण की शिक्षा को अनौपचारिक साधनों के माध्यम से भी शिक्षार्थियों को प्रभावशाली ढंग से प्रदान की जा सकती है, इनमें एक प्रमुख जो कारण है वह है हमारा टीवी देखना, है ना। टीवी देखना क्या है? वो टीवी के द्वारा हम अनौपचारिक तरीके से, मतलब बच्चों को पता भी नहीं चल रहा कि हम सीख रहे हैं। ठीक है, इसके माध्यम से हम बालकों को प्रभावशाली ढंग से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं पर्यावरण की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के विषय में पढ़ाते समय एक शिक्षिका बताती है कि डैश के प्रयोग से खाद्य पदार्थों को जल्दी खराब होने से बचाया जा सकता है। तो मतलब ऐसे इसमें जो है कौन सी चीज़ मिलाई जाए जिससे खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से या जल्दी खराब होने से बचाया जा सकता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह होगा डी, सोडियम बेंजोइक अम्ल। सोडियम बेंजोइक अम्ल जो है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है।
ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन जो रहेगा वह होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों में निहितार्थ नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसमें नहीं क्या शामिल नहीं है। देखिए, तो उत्तम नागरिकता का विकास करना है पर्यावरण में, ठीक है, और प्रदूषण की समस्याओं से बच्चों को परिचित कराना यह भी है, जनतांत्रिक कुशलता का विकास करना यह भी है, लेकिन पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नगरीकरण का प्रसार करना नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि हम बच्चों को शिक्षा क्यों दे रहे हैं कि नगरीकरण करने के लिए नहीं, हम उन लोगों के लिए क्या प्रदूषण की समस्याओं से परिचित कराने के लिए, जनतांत्रिक कुशलता का विकास करने के लिए और उत्तम नागरिकता का विकास करने के लिए पर्यावरण की शिक्षा देते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। लास्ट सेकेंड 2 है। चलिए, पर्यावरण अध्ययन की सर्वप्रथम पुस्तक वह है जिसमें अभ्यास और गतिविधियों को उपलब्ध कराया गया है। तो देखिए, पर्यावरण की जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है वह कहलाती है कि जिसमें अभ्यास और गतिविधियों को उपलब्ध कराया जाता है। तो कब उपलब्ध कराया जाता है फ्रेंड्स? तो यह जो उपलब्ध कराया जाता है, यह कराया जाता है प्रकरणों के अंतः निर्मित, मतलब जो हम प्रकरण पढ़ाते हैं उसी के अंतर्गत, उसी के अंतः निर्मित गतिविधियां और अभ्यास उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पर्यावरण शिक्षण में शैक्षणिक पर्यटनों के माध्यम से निम्नलिखित में से किसका विकास नहीं होता? तो देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण शिक्षण में जो शैक्षिक पर्यटन करते हैं, है ना, उसके माध्यम से किसका विकास नहीं होता? देखिए, तो सहयोगात्मक भावनाओं का होता है, सौंदर्यानुभूति की क्षमताओं का विकास होता है, क्योंकि हम अच्छी अच्छी चीज़ें पर्यावरण और प्रकृति में देखते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है, तो सौंदर्यानुभूति होती है ना, उसकी क्षमताओं का विकास होता है। ज्ञानात्मक और भावनात्मक पक्ष का भी विकास होता है, लेकिन सामाजिक दुश्चिंता का जो है विकास नहीं होता, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या है कि जब एग्ज़ाम में आप लोग बैठें और क्वेश्चन लगाएं, आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग पहले जो चीज़ समझ में आ रही है उसको पहले टिक कर लें, ठीक है, और उसके बाद में जो बचेगा लास्ट में तो आपका आंसर वही निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सोना धातु, सोना एक धातु है ना, के अभिलक्षण, मतलब सोना धातु के जो लक्षण है वो क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ये जाएगा। देखिए, कोमलता है, सोना कोमल होता है, आघातवर्ध होता है, मतलब कितने भी उसको ठोकते पीटते रहो तो आघातवर्ध होता है, चमकदार होता है और पीला रंग का होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वह जाएगा हमारा ए पर। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन और है। मानव पर्यावरण संबंधों पर आधारित संकल्पना निश्चयवाद, ठीक है, मानव पर्यावरण संबंधों पर आधारित संकल्पना निश्चयवाद इस सिद्धांत पर आधारित है कि डैश सर्वशक्ति तथा नियंत्रक है तथा मानव उसके हाथों का खिलौना मात्र है। तो यह संकल्पना निश्चयवाद पर आधारित है, ठीक है। तो सिद्धांत पर आधारित है कि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है फ्रेंड्स प्रकृति। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वह होगा हमारा बी, ठीक है। तो मानव पर्यावरण संबंधों पर आधारित एक संकल्पना जो है निश्चयवाद, इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रकृति सर्वशक्ति तथा नियंत्रण है तथा मानव उसके हाथों का खिलौना है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वह जाएगा हमारा बी पर। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि मेरे वीडियो आप लोगों को कैसे लगे, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक्स माय वाचिंग चैनल। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएंगे जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे।